आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25% बढ़ाने को मंजूरी दी। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के नेतृत्व में एक समिति अस्पताल सुरक्षा और सुविधाओं संबंधी पहलुओं पर गौर करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा की। बैंकों से कहा, जमा तथा ऋण राशि बढ़ाने और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा, नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और भारत और जापान कार्यनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कल नई दिल्ली में 2+2 वार्ता करेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती में 25% की वृद्धि को मंजूरी दी है। मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के अलावा सरकारी अस्पतालों की व्यक्तिगत मांगों के आधार पर मार्शलों की तैनाती को भी मंजूरी दी जाएगी। कोलकाता की घटना के बाद केंद्रीय कानून की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में रेजिडेंट डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और केरल सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों की कुछ एसोसिएशनों के साथ बैठकें की हैं और उन्हें इन पहलुओं के बारे में बताया है। अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे ड्यूटी रूम और काम के घंटे आदि पर विचार करने के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी 43 वर्तमान आरआरबी के साथ व्यावसायिक प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं को उन्नत करने और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम एमएसएमई समूहों में व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में आरआरबी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए श्रीमती सीतारामन ने आरआरबी से अपने प्रायोजक बैंकों के समर्थन के साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करते समय लाभार्थियों की स्पष्ट पहचान पर अधिक जोर देने का आग्रह किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। वित्त मंत्री ने जमा वृद्धि, ऋण जमा अनुपात और परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी सरकारी पहलों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। जमा राशि जुटाने पर विचार विमर्श के दौरान श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ऋण वृद्धि में तेजी आई है। ऋण वृद्धि को निरंतर रूप से वित्त पोषित करने के लिए जमा राशि बढ़ाने में और सुधार किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने आज संवाददाताओं को बताया कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड जा रहे हैं।
This is a landmark visit as Prime Minister of India is visiting Poland after 45 years. The visit takes place as we also mark the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. Prime Minister Modi will also interact with members of the Indian community, select Polish business leaders and prominent Indologists. He will also visit memorials that commemorate the very special episodes of Jamnagar and Kolhapur in our shared history. सचिव ने बताया कि श्री मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। श्री तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर शुक्रवार को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में ये पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन यात्रा पर जा रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कूटनीति और बातचीत से ही संघर्ष का समाधान हो सकता है और शांति स्थापित की जा सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणादेउबा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र सहित बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर खुशी जताई कि नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की पड़ोसी पहले की नीति और लोगों के बीच अद्वितीय सांस्कृतिक जुड़ाव संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। श्री आरजू राणादेउबा कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री इब्राहिम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत और जापान कल नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा बैठक में भाग लेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक के दौरान मंत्री द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर बातचीत करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। रक्षा क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अवतरित हुआ। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतरिक्ष विभाग अन्य मंत्रालयों विभागों के साथ मिलकर पूरे देश में यह समारोह धूमधाम से मना रहा है। आइए हम सब साथ मिलकर 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएं। इस वर्ष के लिए चुना गया विषय है जीवन का उत्कर्ष भी और चंद्र का स्पर्श भी, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के एक मामले में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के एक प्रबंधक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रबंधक के आवास से तलाशी के दौरान करीब 4 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए गए। एजेंसी ने बताया है कि ये रकम कथित तौर पर एनसीएल सिंगरौली में कई ठेकेदारों और अधिकारियों से एकत्र की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। अगले दिन पर्चों की जांच की जाएगी। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची कल जारी की जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक गश्ती दल पर
आतंकवादियों के हमले में बल का एक अधिकारी शहीद हो गया। आतंकवादियों ने गश्ती दल पर करीब 30 से 40 राउंड फायरिंग की। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और आतंकवादियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि समाज की सेवा कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। आज आकाशवाणी चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। श्री मुरुगन ने द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को अपना बताकर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इन कार्यक्रमों के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन डीएमके पार्टी केंद्र पर फंड जारी नहीं करने का आरोप लगा रही है। श्री मुरुगन मीडिया इकाइयों की सभी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराने की जिम्मेदारी मीडिया इकाइयों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस जाने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देश के शीर्ष पैरालंपिक खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आप सभी भारत के ध्वजवाहक बनकर पेरिस जा रहे हैं। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है, इसलिए 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भव। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने पैरालंपिक में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ साथ खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। भारतीय विदेश सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि वे न केवल भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों और उनकी आशाओं तथा आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक अच्छे राजनयिक को एक अच्छा प्रशासक और रणनीतिज्ञ भी होना चाहिए। राष्ट्रपति ने उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखने और नई संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने की सलाह दी। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज भारतीय सेना की जारी महत्वपूर्ण पहलों और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने में इसके योगदान पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि जरूरी दक्षता और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए सेना मुख्यालय, कमान मुख्यालय और अन्य प्रमुख संरचनाओं के पुनर्गठन पर चर्चा हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे अंतरिक्ष क्षेत्र में उभरते अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली के क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उत्तर के उप महाप्रबंधक डॉक्टर समीर सरन और इसरो की उप निदेशक नंदिनी हरिनाथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती 25% बढ़ाने को मंजूरी दी। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के नेतृत्व में एक समिति अस्पताल सुरक्षा और सुविधाओं संबंधी पहलुओं पर गौर करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा की। बैंकों से कहा जमा तथा ऋण राशि बढ़ाने और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 3 दिन की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और भारत और जापान रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कल नई दिल्ली में 2+2 वार्ता करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।